हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज की ये वीडियो में कोई स्टोरी या कोई पास्ट की बात करके नहीं बल्कि एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। और क्वेश्चन ये है कि अगर तुम स्पेस में जाना चाहते हो या स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो तुम किस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करोगे। आई नो तुम सब में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सबसे पहले नासा ही आएगा। पर फ्रेंड्स, यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो कि यूएसए के अलावा 72 ऐसे देश है जिनकी अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है। और अभी मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो सुन के तुम लिटरली दंग के दंग रहने वाले हो। हम इंडिया वाले कई पिछड़े नहीं है, बल्कि हम तो टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में आते हैं। Did you know that? But we are more interested to know कि इन 6 में से हमारा देश कौन से नंबर पे आता है, राइट? सबसे पहले किस देश ने हमें हमारे सूर्यमंडल के बाहर की दुनिया से वाकिफ कराया? ऐसा कौन सा देश है जिसने स्पेस में सबसे पहले एक फीमेल, एक मादा को भेजा? और क्या तुम्हें ये पता है कि हर एक देश को, चाहे वो कोई भी हो, लॉन्चिंग के टाइम पे इंडिया की ही झकमार की जरूरत पड़ती है। पर इंडिया की जरूरत आखिर क्यों? ऐसा क्या है हमारे देश में जो औरों के देशों में नहीं है? अगर इन सारे सवालों का जवाब आज आप जानना चाहते हो तो अंत तक बैठे रहना इस वीडियो में। और मैं आपको आज ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जो बहुत सारे इंडियंस को सरप्राइजिंगली नहीं पता है। और हम ऐसे कई सारे मिशंस के बारे में भी बात करेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड। Number 1, let's start with our सबसे कॉमन स्पेस एजेंसी नासा। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1958 में स्थापित किया गया था। और तब से लेके आज तक इसने कॉस्मोलॉजी के फील्ड में ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं कि बाकी देशों की बैंड बजाकर ये सीधा टॉप पर आ गया। ये ऐसा इकलौता एजेंसी है जो 1972 में भी जुपिटर और सैटर्न जैसे कंप्लीटली अनडिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स पे जाके आया। और इसके अलावा नासा वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारी इंसानी सभ्यता को सबसे पहली बार सूर्यमंडल के बाहर की दुनिया दिखाई। कॉस्मिक बॉडीज जैसे अनगिनत गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर, सुपरनोवेज और नेबुलेस जैसे मेगा स्ट्रक्चर से पूरी दुनिया को इन्होंने वाकिफ कराया। और अगर आज हम जानते हैं कि हमारे धरती के बाहर, हमारे सूर्यमंडल के बाहर भी एक दुनिया है, तो उसका क्रेडिट नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को सबसे ज्यादा आता है। और ये है कुछ बेहतरीन नेबुलेस के फोटोज जो उसने हमें भेजे हैं। द हीलिक्स नेबुला और द ईगल नेबुला। ब्यूटीफुल, राइट? फ्रेंड्स, एज यू मे नो इट, अमेरिका वो सबसे पहला देश है जिसे सबसे पहले इंसान को चांद पे भी भेजा था। मैं बात कर रहा हूं नील आर्मस्ट्रांग की, जिसने चांद की सतह पे अपना पहला कदम रखा था और यूएसए का झंडा गाड़ा था। और भाई लोग, मैं तुम्हें बता दूं, अमेरिकन गवर्नमेंट कोई छोटू मोटू खर्चा नहीं है, बल्कि हर साल 20 बिलियन डॉलर्स का खर्चा नासा के बल पे उठाती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि इतने पैसे में हम इंडिया की आधी आबादी की गरीबी मिटा सकते हैं हमेशा के लिए। और चलो, ये तो स्पेस की बात हो गई। स्पेस के संदर्भ में नासा का नाम तो आते रहता है, लेकिन डिड यू नो कि नासा का योगदान कुछ डेली काम में आने वाली चीजें बनाने में भी है, जैसे कि ये स्क्रैच रेसिस्टेंट आई ग्लास लेंस, और ये है नासा द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल लिम्स, ये है मेमोरी फोम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाटर फिल्टर्स, जो पहले नासा ने वैसे अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाई थी, मगर बाद में लोगों ने इसे अपने डेली यूज में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो अभी चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे देश के बारे में। एक ऐसा देश जिसने हमें अमरीश पुरी से भी बड़ा विलन दिया, और जिसके वजह से हम लास्ट 6 महीने से घर पे बैठे थे और अभी अभी सिचुएशन सुधरते सुधरते थोड़ा बाहर निकलने मिला है। मैं बात कर रहा हूं CNSA फ्रॉम चाइना, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हुआ था 1993 में, यानी यूएसए के नासा के स्थापित होने के 36 इयर्स बाद। और ये फिगरेटिवली स्पीकिंग काफी लंबा गैप है, और इतने समय बाद आने के बाद भी आज सेकंड नंबर पर ये है, जो कि काफी बड़ी बात है। और तब से यानी 1993 से लेकर आज तक इन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट इन्होंने तो काफी सारे स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। और काफी सारे से मेरा मतलब है कि अगर हम अभी की बात करें यानी मार्च 2020 तक की, तो स्पेस में ओवरऑल 2666 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 363 तो सिर्फ चाइना के ही भेजे गए हैं। यानी समझ रहे हो, 13.6% सैटेलाइट्स चाइनीज है। स्पेस में अपना दबदबा कितना बनाए रखा है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, क्या आपको पता है साइंटिस्ट के अनुसार जो लोग बहुत ही कम इनकम कमाते हैं वो अक्सर डिप्रेस्ड होते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी, और इसका सोल्यूशन भी है ऑनलाइन मनी अर्न करने का ऑप्शन, जैसे बिनानी। ये देखो, आखिर किसने सोचा था कि ये प्लेटफॉर्म इतना इफेक्टिव हो सकता है? डॉक्टर शायद सही थे। जरा इन लोगों की चेहरों की खुशियों को देखो। अब जस्ट टू चेक योर जनरल नॉलेज, एक सवाल पूछूं, स्पेस में सबसे फर्स्ट स्पेस स्टेशन किसने बनाया था?
और अगर तुम्हारा डाउट कहीं नासा की ओर है तो तुम एक तरीके से सही हो। नासा ने ही लॉन्च किया था, मगर दूसरे देशों के हेल्प के साथ 1998 में। और ये चीज देखकर चाइना की एक तरीके से जल उठी और चाइना ने अपने बलबूते पे टिएंगोंग 1 नाम का खुद का स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजा। उन्होंने हमेशा दूसरों के स्पेस मिशन को देखकर खुद से करने की ठानी है। जैसे इंडिया के केस में इंडिया के मार्स मिशन के बाद उन्होंने भी मार्स जाने का प्लान बनाया, जो उनसे अभी 2020 में पॉसिबल हो पाया। 23 जुलाई 2020 में टियानवेन 1 लॉन्च किया गया, जो 23 अप्रैल 2021 को जाके मार्स पे लैंड करेगा। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो उन्हें मार्स के बारे में जानने में और भी मदद करेगा। और अब ठहरा तो ये भी चाइना स्पेस रेस में पीछे तो रहने वाला नहीं है। यूएस के सामने मुंह दिखाने लायक जो बनना है, इन्होंने फ्यूचर के भी प्लान्स बना के रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2029 2030 में ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो जुपिटर और सैटर्न को सबसे करीब से देख पाएगा और इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा। और ये गैस जायंट्स को स्टडी करने के साथ साथ ये नेपट्यून के ऑर्बिट को भी बहुत ही करीब से स्टडी करेगा। और पता नहीं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में क्या क्या राज खोलेगा। पर अब भाई लोग, चाइनीज स्पेस एजेंसी इज गुड एंड ऑल, चलो माना, लेकिन क्या इन्होंने कभी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है? वेल, एंड द आंसर इज यस। अभी तक 11 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस ट्रैवल किया है। 11 लोग, नॉट बैड, राइट? इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी और इतने सारे मिशन, क्या लगता है खर्चा कितना आता रहेगा? वेल, चाइनीज स्पेस एजेंसी का ना बोल के भी $11 बिलियन का ईयरली बजट है, जो कि यूएसए के नासा के बजट के आधे से ज्यादा है। वेल, एनीवे, हमें इनसे क्या है, ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे लेके घूमते हैं। अब हम बात करने वाले एक ऐसे देश के बारे में जो इतना खतरू है कि उसने स्पेस में सीधा जिंदा कुत्ते को ही भेज दिया। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एन एनिमल इनटू स्पेस, वो भी एक छोटू से स्पेसक्राफ्ट में। मैं बात कर रहा हूं RFSA से, यानी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। पर मजे की बात तो यह है कि इसे ये नाम से कोई नहीं जानता, इसे सब जानते हैं रोसकॉस्मोस के नाम से। और फ्रेंड्स, यही वो कंट्री भी है जिसने सबसे पहले एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था। और बाद में, अगर आपको पता ना हो तो उस मोहतरमा का नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा। वेल, रोसकॉस्मोस की स्थापना हुई थी चाइना से 1 साल पहले, यानी 1992 में। और 1993 से कब से ये कंपटीशन हो रहा है, जिसमें दूसरे नंबर पर कभी रशिया होता है तो कभी चाइना। देश के स्पेस एजेंसी ने, हालांकि नासा सबसे पहले स्थापित हुआ था, यानी कि RFS से लगभग 34 से 35 इयर्स पहले। पर सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? बात किसकी चल रही है? रशिया की, तो रशिया ही होगा ना। मुझे पता है आप लोग यही बोल रहे होंगे। Well, Russia was the first country to launch an artificial satellite, जो था स्पुतनिक 1। और तो और इनका स्पेसक्राफ्ट वॉशकोड 1 ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जो चांद के सरफेस के बहुत ही करीब जा पाया था, पर उसे छू नहीं पाया था। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब तक नासा चांद पर लैंड नहीं कर पाया था। पर रशिया इस रेस में सबसे आगे रहना चाहता था और इसीलिए इसने सबसे पहले चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की। और तो और बस इतना ही नहीं, बल्कि रशिया वाज द फर्स्ट वन जिसने चांद की मिट्टी को धरती पर सबसे पहले लाया। और वो बात थोड़ी अलग है कि आजकल इनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है, क्योंकि इनके मानने में रशिया वो सबसे पहली कंट्री होगी जो चांद पर एक रियल बेस बनाएगी। एनीवे, साइड में रखते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को और बढ़ते हैं आगे। वेल, ऐसा कौन सा देश है जिसके स्पेस एजेंसी ने सबसे पहले अटेम्प्ट पर मार्स पर हमें पहुंचा दिया? वेल, हमें से मेरा मतलब है हमारे देश को। लेट्स गेट फैक्ट्स टेक्निकली राइट। नासा जैसे इतने बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को भी 2 अटेम्प्ट लगे और यहां पर इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही मार्स पर अपना स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखवाया। वेल, अभी तुम लोगों में से जो भी स्पेस एंथुसियास्ट है, इतू से भी अगर स्पेस एंथुसियास्ट हो तो तुम्हें यह मालूम पड़ गया होगा मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। इंडिया के इसरो ने सबसे पहला मार्स मिशन मंगलयान 1 फर्स्ट ट्राई में ही अचीव कर लिया, वो भी सिर्फ $75 मिलियन के बजट में। और कंपैरिजन के तौर पे यूएसए की एक हॉलीवुड मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ही $170 मिलियन में बनी थी। मतलब सोचो, $170 मिलियन में यहां पर एक मूवी बनती है और $75 मिलियन में हम स्पेस घूम के आते हैं। भाई DSLR लेके जाते तो वहीं पर मूवी बना के भी आ जाते। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा इंडिया कोई पिछड़ा विछड़ा नहीं है, बल्कि हम टॉप 5 में आते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था 1969 में, जो कि रशिया और चाइना से भी पहले था। मतलब हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से भी पहले से थी। और अभी आपको पता चल रहा होगा कि टॉप 5 में हमने अपनी
जगह ऐसे वैसे नहीं बनाई है। और अभी अगर हम बात करें कि सारे देशों को, दुनिया के सारे स्पेस एजेंसीज को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग व्हीकल्स है। जानना चाहते हो वो कौन है? PSLV रॉकेट्स, नाम तो सुना ही होगा। हमारे ये रॉकेट सबसे किफायती रॉकेट्स है, लाइक लिटरली हमें सिर्फ $54 मिलियन चाहिए एक स्पेस लॉन्च के लिए, और इसीलिए दूसरी सारी कंट्रीज हमारे पास आती है अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने। पर हमने क्या सिर्फ इतना ही उखाड़ लिया क्या? ऐसा नहीं है भाई लोग, हमारे नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करके दिखाया, और यहाँ पर सारे सैटेलाइट्स दूसरे बड़े बड़े देशों के थे, जैसे USA और UAE, क्योंकि उन्होंने हमें लॉन्च करने कहा था। और अभी तक एज यू मे नो इट, ये चीज कोई और दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। इसके अलावा हमने चांद पे वाटर भी ढूंढा था, उसके बारे में सुना था आपने, बहुत न्यूज में चर्चा हो रहे थे। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के चलते प्रूव किया गया कि चांद पे वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस मौजूद है, और हम ऐसे 4th कंट्री है जिन्होंने चांद पे सॉफ्टली लैंड किया, और हमारे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। पर यहां पर सवाल यह आता है, क्या दूसरे बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट की तरह हमारे देश की गवर्नमेंट भी इसरो पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है? बजट आपको बताता हूं और फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लो। USA का बजट है 20 बिलियन, चाइना का बजट है 11 बिलियन, और इंडिया का बजट है 1.5 बिलियन। और देखा जाए तो इसी किफायती बजट की वजह से ही हम फोर्स हो जाते हैं हमारा दिमाग वापरने के लिए, ताकि हम नए नए जुगाड़ कर सके और पैसे बचा सके, और फिर वो जुगाड़ पूरे दुनिया के साथ शेयर कर सके। इंटरेस्टिंग राइट? लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स में कुछ ऐसे देश आते हैं जैसे जापान, राइट? जापान हमेशा से हमें पता है टेक्नोलॉजी लीडर रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस केस? व्हेन इट कम्स टू स्पेस रिसर्च हम जापान से भी आगे हैं। इनफैक्ट जापान तो टॉप 5 में भी नहीं आता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जापान के JAXA की, जो कि अनफॉर्चुनेटली 6th पोजीशन पर आता है। बट व्हाट अबाउट एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन की ESA, जिसका नाम आपने नासा के साइड बाय साइड कई बार सुना होगा। ESA का योगदान क्रिकेट ग्राउंड पे खड़े अंपायर की तरह होता है, जो कि मैच में ज्यादा कुछ योगदान तो नहीं करता, लेकिन हर एक प्लेयर को इसकी जरूरत है। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये स्थापित हुआ था 1975 में, पर ये इंडिया से पीछे क्यों रह गया? क्या इनसे कभी कुछ खास नहीं किया गया? अरे इनके ज्यादातर मिशन तो वो थे जो पहले ही हो चुके थे, जैसे कि मून मिशन या फिर मार्स मिशन। पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने भी करने की कभी भी नहीं सोची थी। इन्होंने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जो हमारे सूर्य मंडल के दूसरे ग्रह के काफी नजदीक जा सकते थे, और उस पे सूर्य की किरणों का ज्यादा असर भी नहीं होगा, और वो है दी वीनस एक्सप्रेस। ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो वीनस के काफी नजदीक जाएगा और उसके वायुमंडल की जानकारी ला के हमें देगा। ये स्पेसक्राफ्ट नवंबर 2005 में लॉन्च हो गया, और उसने हमें काफी सारे वीनस के इमेजेस दिए वहां के तापमान और वायुमंडल की जानकारी देकर। पर 2014 में यूरोप उस सैटेलाइट से कांटेक्ट खो बैठा, और आज वो कहीं पर स्पेस डीब्रीज बनकर रह गया है। पर इनका एक फ्यूचर मिशन जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करता है, वो है द स्पेस क्लियर मिशन। और ये इतना फैसिनेटिंग क्यों है बताओ? क्योंकि इसमें ये लोग ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो स्पेस में जाके स्पेस डीब्रीज हमने फैलाए हैं उसे जमा करेंगे और फिर अर्थ पे दोबारा लेके आएंगे, ताकि वो रीयूज हो सके। वो सारा टन्स ऑफ मेटल स्क्रैप फिर से धरती पर आ जाएगा, और ऊपर हमारे सैटेलाइट्स को कचरे से टकराने का डर नहीं होगा। So friends, ये था हमारा सफर टॉप 5 स्पेस एजेंसीज का, एंड विद दिस एंड में मैं तो बस सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हर किसी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम अगर हमारे देश को सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश की स्पेस एजेंसी आगे बढ़ेगी, और जैसे कि आपने जाना हमारा देश वैसे भी पीछे नहीं है। इंडिया की कैपेबिलिटीज तो अलग लेवल पर है, बिकॉज बीइंग अ डेवलपिंग नेशन हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी सारे झंडे गाड़े हैं और बाकी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज को टक्कर दी है। और इसके अलावा हमने मंगलयान 2 और सूर्ययान 1 की तैयारी भी शुरू कर दी है, एंड बाय द एंड ऑफ 2023 हम इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए होंगे। और ऐसे कई सारे मिशंस के चलते हो सकता है कि हम इन फ्यूचर नंबर 3 या नंबर 2 पे आ जाए, और अगर ऐसा हो सका तो क्या लगता है आपको कितने साल लग जाएंगे?
With this question, I leave this video over here. Comment down below क्या लगता है आपको हमें नंबर 2 या नंबर 3 में आने में कितने साल लगने चाहिए. So thanks a lot for watching this video. अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना. मेरे चैनल Get Set Fly Science को भी सब्सक्राइब कर दो और दबाओ नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको. As always, see you in the next video. Till then, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.